Very good morning to all of you. Here in this video class, we are going to start the new chapter, that is Federalism, second chapter of Democratic Politics. In the previous video, I finished the chapter Power Sharing and I told you that why power sharing is desirable to rule clearly among a vast countries. Okay, so we saw the disputes of Sri Lanka also, that of the Belgium also, and why Belgium government and how Belgium government tried to resolve the disputes among the citizens of there. So here in federalism chapter, we also saw the next thing of power sharing, means it is the next step of power sharing, and what makes India federal country and what are the key features of federalism. That all things we have to see in this video. Okay, I hope that you will definitely understand about the chapter federalism. So let's see the definition ऑफ फेडरलिज्म. व्हाट इज़ फेडरलिज्म स्टूडेंट्स? ये क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है? जैसा आपने देखा कि बेल्जियम में जो गवर्नमेंट जो बनी वो एक्चुअली आपको कम्युनिटी लेवल पर भी गवर्नमेंट थी, जिसमें हर लैंग्वेज वाले, हर धर्म वालों के लिए अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, जिससे किसी भी धर्म को दूसरे धर्म से कोई लेना देना होता नहीं था और इस तरह सभी धर्म के लोग वहाँ पे यूनिटी के साथ रहते थे, है ना. उसी तरह इंडिया एक फास्ट कंट्री है जिसमें 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे. So federalism is a system of government in which power is divided between central authority and various constituent units of the country. यानी फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो गवर्नमेंट के पावर्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, एक्चुअली वो सेंट्रल अथॉरिटी जो केंद्रीय सरकार है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में जो केंद्रीय सरकार चलती है, और उसके अलावा इसके जो वेरियस कंस्टिट्यूएंट जो ऑर्गन्स है, जैसे कि आपको मालूम है जुडिशियरी है ना, उसी तरह आपको लेजिस्लेटिव है, तो इनके बीच में जो पावर को शेयर किया जाता है उसे ही हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं. मीन्स फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग इट्स कंस्टिट्यूएंट्स. ओके, अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. एक फेडरेशन जो होता है उसमें 2 लेवल का गवर्नमेंट होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट्स टू द कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, यानी जो नेशनल लेवल पर जो इश्यूज़ होते हैं, जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं, जो बैंकिंग सिस्टम होता है, जिससे किसी भी नेशनल इंटरेस्ट का पता चलता है, ये सारे मामले जो होते हैं किसके अधीन होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है. उसी तरह द प्रोविंशियल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स लुक आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट्स. जो लोकल गवर्नमेंट है वो डे टू डे मतलब प्रतिदिन अपने यहाँ मतलब जो स्टेट बाउंड्रीज है उसको देखने का प्रयास करती हैं. जैसे आप सिक्किम को ले लो, जैसे आप बिहार को ले लो. एक्चुअली बिहार हैज़ इट्स एक्चुअल बाउंड्री, इसको ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं. अब उस क्षेत्र तक, यानी जिसको जोग्राफिकल बाउंड्री भी आप कह सकते हो, अलॉन्ग विथ दैट जोग्राफिकल बाउंड्री, उसके अंदर जो गवर्नमेंट है दैट इज प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उस रीजन के मतलब रीजन में शासन करने का पूरी तरह से हकदार होता है. एंड ऑल इट्स पावर्स आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बाय एनी सिंगल बॉडी. किसी के द्वारा दिया नहीं गया होता, बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या होता है? गारंटीड होता है ना. और वो जो ज्यूरिडिक्शन है मतलब जो जोग्राफिकली बाउंड्री है, जो एरिया है, उसके अंदर पूरी तरह से वहाँ का डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ की सरकार के अधीन होता है. यानी इस तरह से फेडरलिज्म जो होता है, वो फेडरेशन जो बनता है वो 2 तरह का है हमारे यहाँ. जो 1993 में चल के कुछ बंटवारा हुआ, जिसको हम लोग देखेंगे, लोकल बॉडीज़ को भी कुछ पावर शेयर किया गया, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, है ना. तो यहाँ पर पावर शेयर का अगला स्टेप ही है फेडरलिज्म. ओके, जहाँ पर आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं, उनके बीच में जो पावर का शेयरिंग किया जाता है उसे ही फेडरलिज्म कहा जाता है. सो नेक्स्ट, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म? फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या हैं उसको ज़रा सा ध्यान से देखिए. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देयर आर 2 or more levels of government. As in India, we saw there 3 tiers of government are there. Before 1993, only 2 tiers of government was there, central government and that of the state government. But after 1993, when people felt, means the government felt that the basic needs of the common people are not fulfilling, then
local bodies were also formed, gram panchayats were formed, jila parishads were formed, so that the basic needs of people can be fulfilled. Okay, so we have three tiers of government: central government, state government, and that of the local government. Okay, so each level of government has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation, and administration. So as I told you previously also, that the गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन जुरिडिक्शन, स्पेसिफिक जो एरिया होता है, स्पेसिफिक जो बाउंड्रीज होते हैं, उसके अंदर जो वहाँ का जो मैटर ऑफ लेजिस्लेशन है, कैसे सरकार चलेगी, कैसे वहाँ पर व्यवस्था रहेगी, कैसे पुलिस की व्यवस्था होगी, या फिर कैसे टैक्सेशन सिस्टम होगा जिससे गवर्नमेंट अच्छे से काम कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का होगा, ये उसके अधीन आता है ना। The existence and authority of each level of government is constitutionally guaranteed. मैंने बताया ना कि यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट के जो पावर्स होते हैं, जो अथॉरिटी होती है, वो किसके द्वारा गारंटीड होती है? कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी संविधान के द्वारा गारंटीड है ना। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे कि हम किसी भी तरह जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके सारे डिसीजंस को प्रभावित कर दें या फिर उसको हटा दें, तो ये संभव नहीं होता है यूनिलैटरली, इट कांट बी चेंज्ड देयर। ओके, courts can look into disputes arising out of conflict between different levels of government, यानी हमारे यहाँ जो जुडिशियरी है, जो कोर्ट्स हैं, उसको बस पावर होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं, किसी तरह का विवाद है, किसी तरह का मामला चल रहा है, तो उसमें दखल अंदाजी कर सकता है ना, उस मामले को सॉल्व कर सकता है। ओके, सो ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज फिनेंशियली ऑटोनोमस। ध्यान देंगे, जो ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है हमारे यहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल स्टेट गवर्नमेंट, वो फिनेंशियली ऑटोनोमस होती है, यानी उसके पास पूरा अधिकार होता है टैक्सेशन सिस्टम का, कि वे अपने आर्थिक स्थिति को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए वो किस तरह के नए टैक्स लगा सकती है, क्या रिड्यूस कर सकती है। ये सारे जो टैक्सेशन सिस्टम आते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्या है, आज़ादी के साथ मिले हुए, यानी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है ना। द फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स, है ना, इसका ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी लोगों के बीच में एकता को रखना, है ना, यहाँ पर लोगों के बीच में कोई विभेद ना हो, उनकी सुरक्षा हो, एंड टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। जो रीजनल डाइवर्सिटी यानी एक्चुअली जो आगे चल के तुम पढ़ोगे स्टूडेंट्स, उसमें देखोगे कि हमारे यहाँ जो स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था वो लिंग्विस्टिक आधार पर हुआ था, यानी भाषा के आधार पर हुआ था। तो हर क्षेत्र में भाषा बोलने वाले अलग अलग लोगों की जो बहुतायत जो संख्या है वो बची हुई रहे, उनका क्षेत्रीय कल्चर बचा हुआ रहे, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ पावर दिया जाता है। और ये क्या है, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है। क्या क्या की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है कि दो तरह के लेवल हैं गवर्नमेंट का। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ज्यूरिडिक्शन, हर किसी को अपना एक विशेष अधिकार मिला हुआ है जो संविधान के द्वारा क्या है, गारंटीड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड किया गया। कोई भी गवर्नमेंट यूनिलैटरली किसी भी तरह के स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, चेंज नहीं कर सकती है। कोर्ट्स जो होते हैं वो डिस्प्यूट को देख सकते हैं, दो राज्यों के बीच में मामला चल रहा है या स्टेट और किसी एक सेंट्रल लेवल के बीच में जो आपको डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको क्या कर सकता है, कोर्ट देख सकता है ना। हर गवर्नमेंट को फिनेंशियली ऑटोनोमस बनाया गया है कि वो अपने यहाँ के जो आर्थिक मामले हैं उसको वो खुद देख सकती है। Okay, so these are the key features of federalism. So today I have tried to make you understand only two topics, that is the definition of federalism and the key features of federalism, and next things I will discuss in the next video. Okay, thank you, till then enjoy the video.